उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ, इमरान ने कहा, अब कर्नल गॉस्टा से बात करना होगी और फिर इसने ट्रांसमीटर पर कर्नल डेविड की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, कॉलिंग ओवर। इमरान ने एक बार फिर मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ और लहजे में कॉल देते हुए कहा, यस कर्नल गॉस्टा अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई थी। प्रेसिडेंट साहब से बात कीजिए, ओवर। इमरान ने कहा, यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, ओवर। इमरान ने इस बार सदर साहब की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा, यस सर, मैं कर्नल गॉस्टा बोल रहा हूँ सर, ओवर। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया, आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और पाकिस्तानी एजेंटों का क्या हुआ, ओवर। इमरान ने कहा, जनाब मैं थ्यूना में हूँ, हमने यहाँ पूरे थ्यूना में मुकम्मल पैक्टिंग कर रखी है। जैसे ही ये लोग ट्रेस हुए हम इन पर अटैक करके उनका खात्मा कर देंगे, ओवर। कर्नल गॉस्टा ने कहा, कर्नल डेविड तो जंगल घेरे हुए है, आप वहाँ नहीं गए, ओवर। इमरान ने कहा, यस सर, हम पहाड़ों पर मौजूद थे। हमने एक आला जिसे कंडक्टर कहा जाता है को सैटेलाइट से लिंक करके इसकी मखसूस रेस को पहाड़ियों और इसके इर्द गिर्द के इलाके में फैला दिया और इसमें हमने इमरान का लफ्ज़ फीड कर दिया। फिर हमें कॉशन मिला कि ये लफ्ज़ थ्यूना के जंगल में बोला गया है। इस पर हमने लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लॉर्डना से बात की तो उसने बताया कि पूरे जंगल को चेक किया जा रहा है, ये लोग जंगल में नहीं हैं। जिस पर हमने फैसला किया कि इसी अंदाज में उन्हें थ्यूना में चेक किया जाए। चनाचा हम वहाँ थ्यूना सेंटर पहुँच गए और हमने अब थ्यूना और उसके इर्द गिर्द के इलाके को इन रेस से कवर किया हुआ है, इसलिए लामहला ये लोग चेक हो जाएंगे और फिर उन्हें हलाक करना ही रह जाएगा, ओवर। कर्नल गॉस्टा ने रिपोर्ट देते हुए कहा, लेकिन जब आपको कॉशन मिला था कि ये जंगल में है तो फिर आपने वहां क्यों एक्शन नहीं किया, ओवर। इमरान ने कहा, जनाब हमें मालूम है कि जंगल में लेबॉर्ट्री की चेकिंग के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं, इसलिए हो सकता है कॉशन गलत हो और ये रेस जंगल में दुरुस्त काम ना करती हो, क्योंकि वहाँ की आबो हवा दरख्तों की वजह से मरतूब होती है, इसलिए हम थ्यूना में शिफ्ट हो गए, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, लेकिन आपने हर सूरत में कामयाबी हासिल करनी है, ओवर। इमरान ने कहा, यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। बहरहाल अब हमने बराह रास्त थ्यूना नहीं जाना, बल्कि पहाड़ों के उकब में सफ़र करते हुए वहाँ से चक्कर काट कर थ्यूना जाना है। और जैसा मैंने पहले कहा कि किसी ने मेरा नाम नहीं लेना, इमरान ने कहा तो सबने अस्बात में सर हिला दिए। कर्नल गॉस्टा की हालत देखने वाली थी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाल नोचने से बाज रखे हुए हो। वो इस वक्त जंगल से काफ़ी फासले पर एक ऊंचे टीले पर खड़ा था। स्मिथ उसके साथ था। जंगल और उसके इर्द गिर्द का पूरा इलाका खौफनाक धमाकों से तबाह बर्बाद होकर रह गया। कर्नल गॉस्टा थ्यूना में ही था कि धमाका हुआ और ये धमाका इस कदर खौफनाक था कि थ्यूना में अपने सेंटर में बैठे हुए कर्नल गॉस्टा को यूं महसूस हुआ जैसे धमाका इस सेंटर में हुआ हो। और फिर जब स्मिथ ने उसे इतला दी कि ये धमाका जंगल के नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री में हुआ है और पूरी लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और इसके इर्द गिर्द मौजूद GP5 के आदमी शदीद जख्मी हैं और कर्नल डेविड जो जंगल के करीब कार में मौजूद था वो भी धमाका होते ही बाहर निकला और फिर पत्थरों की बारिश ने उससे भी शदीद जख्मी कर दिया। तो वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचा। पहले तो उसने हेलीकॉप्टर में रहते हुए जंगल का राउंड लगाया और फिर हेलीकॉप्टर को इस टीले के करीब उतार कर वो खुद इस टीले पर चढ़ गया ताकि फौज की नकलो हरकत को चेक कर सके। ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। इसका मतलब है कि हम हार गए हैं। कॉशन दुरुस्त था और इस वक्त पाकिस्तानी एजेंट लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद थे जबकि हम समझे कि वो जंगल में हैं। कर्नल गॉस्टा ने कहा, बॉस ये लोग लामहला तिले ऐप पहुंचेंगे और फिर वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। अब भी उन्हें पकड़ा जा सकता है। स्मिथ ने आहिस्ता से कहा, ओह हाँ, फौरन वापस चलो, अब यहाँ वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। कर्नल गॉस्टा ने टीले से नीचे उतरते हुए कहा और थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर टीले ऐप की तरफ उड़ा चला जा रहा था। पायलट की साइड सीट पर कर्नल गॉस्टा था जबकि उकबी सीट पर स्मिथ बैठा हुआ था। अचानक स्मिथ की जेब से ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो पायलट समेत सब चौंक पड़े। स्मिथ ने जल्दी से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, रॉक्सन कॉलिंग, ओवर। एक तेज आवाज़ सुनाई दी।
यस, स्मिथ बोल रहा हूँ, क्या बात है? ओवर, स्मिथ ने जवाब दिया। बॉस, हमने इन पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो स्मिथ के साथ साथ कर्नल गॉस्टा भी बेइख्तियार उछल पड़ा। कैसे? कहाँ है वो लोग? जल्दी बताओ। ओवर, स्मिथ ने चीखते हुए कहा। बॉस, में थ्यूना के शुमाल मगरिब की तरफ मौजूद था कि अचानक मैंने एक बस से 2 औरतों और 4 मर्दों को उतरते हुए देखा। ये कंट्री साइड बस थी और राफा से आ रही थी। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ा क्योंकि इन औरतों और मर्दों की कदोकामत वही थी जो मैं पहले तिले ऐब में चेकिंग के दौरान देख चुका था। मैंने उनका ताक़ुब किया और फिर मुझे यकीन हो गया कि ये लोग वाकई ही पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि वो इंतहाई मोहतात थे और अपनी निगरानी को भी इस अंदाज में चेक कर रहे थे जैसे मालूम होता था कि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हैं। ये सीधे थ्यूना के बस टर्मिनल पर पहुंचे और फिर ये थ्यूना जाने वाली बस में सवार हो गए। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। अब कहाँ है ये सब? ओवर, स्मिथ ने कहा। थ्यूना से ये तिले ऐब रवाना हो चुके हैं। मैं कार में उनका ताक़ुब कर रहा हूँ और कार से ही आपको कॉल कर रहा हूँ। ओवर, रॉक्सन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, हम हेलीकॉप्टर पर पहुंच रहे हैं, तुम एहतियात से ताक़ुब जारी रखो। ओवर एंड ऑल, स्मिथ ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस बस को रोकना ज़रूरी है। अगर ये तिले ऐब में दाखिल हो गए तो उनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, कर्नल गॉस्टा ने कहा। बॉस, रॉक्सन उनका ताक़ुब कर रहा है। वो बेहद मोहतात और तेज आदमी है। अगर हमने बस को रोका तो हो सकता है ये लोग हमारे हेलीकॉप्टर पर ही कब्जा कर लें। अगर हमारे पास मिसाइल गन होती तो हम इस पूरी बस को ही उड़ा देते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम असलहा लेंगे ये लोग तिले ऐब पहुंच जाएंगे, स्मिथ ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कर्नल गॉस्टा ने तेज लहजे में कहा। बॉस, हम हेलीकॉप्टर पर उनसे पहले तिले ऐब पहुंच सकते हैं। ये लोग लामहला बस टर्मिनल पर ही उतरेंगे। हम वहां उनकी निगरानी कर सकते हैं और फिर जैसे ही ये लोग किसी कोठी में पहुंचेंगे हम उसे तबाह कर देंगे, स्मिथ ने कहा। नहीं, अब कोठी तबाह नहीं करनी। पहले भी ये तजर्बा 2 बार नाकाम हो चुका है। अब उन्हें पहले बेहोश करना है, फिर उसी बेहोशी के आलम में इनका खात्मा करना है। ठीक है, तुम हेडक्वार्टर में जाकर कह दो कि वो कारें लेकर बस टर्मिनल पर पहुंच जाएं। वो बेहद तेज आदमी हैं, कर्नल गॉस्टा ने कहा। तो स्मिथ ने ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसे ऑन करके उसने जिगर को सारी तफसील बताकर उसे हदायत देकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब बस को चेक करने की ज़रूरत नहीं, वरना हो सकता है कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर ये लोग होशियार हो जाएं, कर्नल गॉस्टा ने कहा। तो स्मिथ ने असबात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो हेडक्वार्टर पहुंच गए। कर्नल गॉस्टा और स्मिथ ने सबसे पहले जैगर के बारे में मालूम किया और यह सुनकर उन्हें एतमीनान हो गया कि जैगर 4 साथियों समेत जा चुका है। कर्नल गॉस्टा अब अपने ऑफिस में आकर बैठ गया और फिर 1.5 घंटे के शदीद तरीन इंतजार के बाद मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो कर्नल गॉस्टा ने झपट कर उसका बटन ऑन कर दिया। जैगर कॉलिंग। ओवर, जैगर की आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल गॉस्टा अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है? ओवर, कर्नल गॉस्टा ने तेज लहजे में कहा। चीफ, ये लोग लॉर्ड्स कॉलोनी की कोठी नंबर 18A ब्लॉक में मौजूद हैं। हमने इन पर गैस फायर कर दी है। अब आप हुक्म दें तो हम अंदर दाखिल होकर इनका खात्मा कर दें। ओवर, जेकर की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, अब तो ये लोग बेबस हो चुके हैं। अब हमें कोई जल्दी नहीं है और मैं अब दोबारा सदर साहब के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। तुम उन्हें इस बेहोशी के आलम में इस कोठी से निकाल कर कस्टम सेंटर में पहुंचा दो। मैं वहीं जा रहा हूं। पहले इनके मेकअप वॉश होंगे, फिर इनका खात्मा हो जाएगा। ओवर, कर्नल गॉस्टा ने कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी। ओवर, जैगर ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, कर्नल गॉस्टा ने कहा और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बैठ गया। इमरान अपने साथियों समेत तिले ऐब की एक रिहायशी कॉलोनी में मौजूद था। इमरान थ्यूना के पहाड़ी सिलसिले की उकबी तरफ से अपने साथियों समेत नीचे उतरा और फिर वो बराह रास्त थ्यूना जाने की बजाय चक्कर काट कर राफा पहुंचे। राफा में उन्हें थ्यूना जाने की वाली बस मिल गई और वो इस बस के जरिए थ्यूना पहुंच गए। राफा पहुंचते ही इमरान ने वायरलेस चार्जर के जरिए थ्यूना जंगल के नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री में मौजूद मेगा पावर बम ब्लास्ट कर दिया ताकि उसकी तबाही से पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से उन पर से तवज्जो हट सके। थ्यूना पहुंचकर इमरान और उसके साथी बस टर्मिनल से तिले ऐब की बस पर सवार हुए
और फिर एतमीनान से तिले ऐप पहुंच गए। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि किसी तरह भी इनकी निगरानी ना हो रही हो। तिले ऐप बस टर्मिनल से इमरान ने एक पब्लिक फ़ोन बॉट से चार्ल्स को कॉल किया और फिर चार्ल्स की वजह से ये कोठी फौरी तौर पर उन्हें मिल गई। इमरान साहब, इस फार्मूले को अगर पहले निकाल दिया जाए तो हम ज़्यादा आसानी से सरहद क्रॉस कर सकेंगे, सफदर ने कहा। अगर उन्हें शक पड़ गया होगा कि हम फार्मूला ले उड़े हैं तो फिर तमाम कुरियर सर्विस की चेकिंग जारी होगी, और ना सिर्फ कुरियर सर्विसेज बल्कि तमाम बैरूनी रास्तों पर और सरहदों को भी चेकिंग हो रही होगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, चार्ल्स के जरिए फार्मूला बाहर नहीं भिजवाया जा सकता, कैप्टन शकीन ने कहा। भिजवाया तो जा सकता है, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। ये इंतहाई अहम फार्मूला है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की एटमी दिफा से है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुमने अब क्या सोचा है, जूलिया ने कहा। मैंने चार्ल्स से कहा है कि वो किसी ऐसी खातून के दस्ते कागजात मुझ तक पहुंचाए जो सालिया या जूलिया की कदोकामत की हो। अकेली औरत पर इस कदर शक नहीं किया जाएगा और ना इस अंदाज में उसकी जिस्मानी तलाशी ली जा सकती है जिस तरह मर्दों की ली जाती है, इमरान ने कहा। फिर सालिया और जूलिया को इकट्ठे भेजा जाए ताकि अगर कोई मसला हो तो दूसरी इसकी मदद कर सके, सफदर ने कहा। नहीं, दो का ग्रुप इनके लिए मशकूक हो सकता है, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसका सहन अचानक चकराने लगा हो। ये क्या हो रहा है, इमरान ने चौंक कर कहा। बाकी साथियों ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपने सर पकड़ लिए तो इमरान ने तेज़ी से अपने जहन को ब्लैंक करना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि ना सिर्फ उन्हें चेक कर लिया गया है बल्कि उन पर बेहोश कर देने वाली गैस भी फायर कर दी गई है, और उससे मालूम था कि इस बार वो उन्हें होश में लाने का तकल्लुफ़ नहीं करेंगे, जबकि फार्मूला भी उसकी जेब में मौजूद था। लेकिन ये उसकी कोशिश भी नाकाम हो गई और उसके सहर पर स्याह चादर तेज़ी से फैलती चली गई। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में जुगनू चमकाता है, इस तरह इमरान की तारीक सहन में रोशनी नमूदार हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई। जैसे ही उसका शऊर बेदार हुआ, उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो देखकर चौंक पड़ा कि उसका जिस्म दीवार के साथ जंजीर से जकड़ा हुआ था। इसके दोनों बाजू ऊपर करके दीवार में मौजूद कुंडों में जकड़े हुए थे, जबकि गर्दन से टांगों तक पूरा जिस्म जंजीर में जकड़ा हुआ था। इसके बाजुओं में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। बाजुओं में दर्द की वजह वो फौरन समझ गया कि बेहोशी की वजह से उसके पूरे जिस्म का झुकाव नीचे की तरफ था, जिसका असर बाजुओं पर बहरहाल पड़ना ही था। वो सीधा होकर खड़ा हो गया तो इसके बाजुओं में मौजूद तेज़ दर्द में कमी आना शुरू हो गई। वो एक खासा बड़ा कमरा था। उसके बाकी साथी भी इस अंदाज में दीवार के साथ जकड़े हुए थे, लेकिन वो सब बेहोश थे और उनके खसूसी मेकअप चेक नहीं किए गए थे। इमरान ने अपनी उंगलियों को मोड़ा और फिर कड़ों के बटन चेक करने शुरू कर दिए। उसे मालूम हो गया था कि वो अपनी ज़हनी वर्जिशों के रद्द अमल की वजह से गैस का दबाव कम होते ही होश में आ गया है, लेकिन उसके साथी होश में नहीं आए थे और उन्हें जिस अंदाज में जकड़ा गया था उससे यही जाहिर होता था कि वो फौरी एक्शन में नहीं आना चाहते, और उन्हें यह भी खतरा है कि कहीं इमरान और उसके साथी खुद ब खुद होश में ना आ जाएं। चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो बटन चेक कर चुका था। उसने दोनों बटनों को प्रेस किया तो कटाक की आवाज़ के साथ ही उसके दोनों हाथ कड़ों से आज़ाद हो गए। इमरान ने तेज़ी से गर्दन के करीब दीवार में मौजूद कुंडे पर हाथ फेरा और चंद लम्हों बाद उसका बटन भी चेक करके प्रेस कर दिया तो जंजीर बाहर आ गई, और फिर इमरान ने अपने जिस्म को तेज़ी से हरकत दी तो सारी जंजीर खड़खड़ाती हुई नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान तेज़ी से अपने कदमों पर झुक गया और चंद लम्हों बाद उसके दोनों पैर भी गढ़ों से आज़ाद हो चुके थे। उसने आज़ाद होते ही सबसे पहले आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर अपने कोट की जेबों की फ़ौरन तलाशी ली, लेकिन जेबें खाली थी। उसके होंठ भींच गए। इसका मतलब था कि फार्मूला बेहोशी के दौरान ही निकाल लिया गया है, और अगर फार्मूला उन्होंने वापस इसराइल के सदर को भिजवा दिया तो इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी कामयाब होने के बावजूद नाकाम हो गए। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ छोटी सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा था। इमरान दबे कदमों बाहर आ गया और फिर राहदारी को क्रॉस करके वो दरवाजे के साथ पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। उसके पास चूंकि कोई असलहा नहीं था और उसके साथ सारे साथी अभी तक बेहोश थे, इसलिए वो बेहद मोहतात था। वो चंद लम्हे खड़ा आहट सुनता रहा, लेकिन कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता चला गया। उसने अंदर झांका तो कमरा वाकई ही खाली था। वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दो अलमारियां मौजूद थी। इसने एक अलमारी खोली तो बेइख्तियार उछल पड़ा। अलमारी में हर किस्म का असलहा मौजूद था।
उसने एक मशीन पिस्टल उठाया और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक राहदारी थी जो एक तरफ बाहर बरामदे में ख़त्म हो रही थी जबकि दूसरी तरफ नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी। राहदारी की दोनों अतराफ में दरवाजे थे जिनमें से एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसमें से रोशनी बाहर राहदारी में आ रही थी। इमरान आहिस्ता से राहदारी में दाखिल हुआ और फिर इस रोशनी की तरफ जाने की बजाय वो मुड़कर बैरूनी बरामदे की तरफ बढ़ गया। वो इंतहाई मोहतात अंदाज में चल रहा था। बरामदे के करीब पहुंचकर वो बेइख्तियार रुक गया क्योंकि बाहर उसे किसी आदमी की मौजूदगी का एहसास हो गया था और फिर उसने आहिस्ता से सर बाहर निकाला तो बरामदे में उसे 2 मुसल्लह अफराद खड़े नजर आए। बरामदे की दूसरी तरफ आखिर में एक बड़ा सा फाटक था जो बंद था। फाटक के करीब एक छोटा सा गार्ड्स रूम था जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। इमरान आगे बढ़ने के बजाय तेज़ी से वापस मुड़ा और फिर दबे कदमों राहदारी में इस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। वो दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। अब उसके कानों में आवाज़ें भी पड़ने लगी थी। एक औरत और एक मर्द आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये महसूस करके चौंक पड़ा कि ये आवाज़ें टीवी की थी। उसने आहिस्ता से सर आगे की तरफ झुकाया तो उसने देखा कि एक लंबे कद का आदमी कुर्सी पर इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था और सामने टीवी ऑन था। इमरान ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल को नाल से पकड़ा और दरवाजे को एक झटके से धकेला और आगे बढ़कर मशीन पिस्टल का दस्ता इस आदमी के सर पर मारा तो इस आदमी के हलक से हल्की सी चीख निकली और वो कुर्सी समेत साइड पर जा गिरा। इमरान ने उछलकर इसकी कनपट्टी पर लात मारी और उठने की कोशिश करता हुआ वो आदमी यखलख्त एक झटके से साकित हो गया। इमरान ने आगे बढ़कर इस आदमी के सीने पर हाथ रखकर उसे चेक किया और फिर तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बरामदे के करीब पहुंचकर उसने मशीन पिस्टल का रुख इन दोनों की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। रिट्रेट की आवाज़ के साथ ही वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। उसी लम्हे गार्ड्स रूम से एक आदमी बौखलाए हुए अंदाज में बाहर निकला और फिर बरामदे की तरफ दौड़ कर आने लगा। इमरान ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया और उसके साथ ही आने वाला भी चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया क्योंकि गोलियां ठीक उसके दिल में उतर गई थी। यही हालत बरामदे में मौजूद अफराद की हुई थी। इमरान ने पुश्त पर गोलियां इस अंदाज से फायर की थी कि वो दिल में उतर गई और वो भी चंद लम्हों तक तड़पने के बाद साकित हो गए थे। इमरान ने सहन में पड़ी हुई गार्ड की लाश उठाकर एक साइड पर कर दी और फिर बरामदे में मौजूद अफराद की लाश भी उसने साइड पर करके रख दी ताकि फाटक खुलते ही लाशें नजर न आए। उसके साथ ही वो टीवी वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। वो आदमी अभी तक कुर्सी समेत नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने उसे उठाया और साइड से निकलकर उसने उसे एक और कुर्सी पर डाल दिया और कमरे में मौजूद अलमारी को खोला ताकि फार्मूले को चेक कर सके, लेकिन अलमारी में फार्मूला मौजूद ना था। अलबत्ता एक जदीद मेकअप वॉशर और एक लंबी गर्दन वाली नीले रंग की बोतल मौजूद थी। इमरान ने बोतल उठाकर इस पर मौजूद लेबल को गौर से पढ़ा, फिर उसे जेब में डालकर वो इस आदमी की तरफ बढ़ा। इस आदमी को कांधे पर लादा और कमरे से बाहर निकल गया और फिर राहदारी के पहले कमरे से होता हुआ इस बड़े कमरे में पहुंच गया जहां उसके साथी अभी तक बेहोशी के आलम में जंजीरों में जकड़े हुए थे। इमरान ने इस आदमी को फर्श पर लेटाया और फिर जेब से लंबी गर्दन वाली बोतल निकालकर सफ्तर की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना सफ्तर की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और फिर आगे बढ़कर उसने यही कार्रवाई बाकी साथियों के साथ की और आखिर में बोतल का ढक्कन बंद करके उसने उसे जेब में डाल दिया। चंद लम्हों बाद सफ्तर ने करहाते हुए आंखें खोल दी और फिर पूरी तरह होश में आते ही वो सीधा खड़ा हो गया। सफ्तर, होश में आओ, हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, इमरान ने कहा तो सफ्तर चौंक पड़ा। ओह, आप आज़ाद हो गए, सफ्तर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बस अल्लाह की रहमत हो गई, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर उसने सफ्तर की दोनों कलाइयाँ कड़ों से आज़ाद कर दी और फिर गर्दन के करीब मौजूद कड़े को खोलकर जंजीर बाहर निकाल दी। चंद लम्हों बाद सफ्तर आज़ाद हो चुका था। बाकी साथी भी अब होश में आ रहे थे। पहले इस आदमी को मेरे साथ मिलकर कड़ों में जकड़ दो, फिर मजीद बात होगी, इमरान ने कहा। ये है कौन? सफ्तर ने आगे बढ़ते हुए कहा। इस इमारत का इंचार्ज लगता है, इमरान ने कहा और फिर सफ्तर के साथ मिलकर उसने इस आदमी को जकड़ दिया और फिर अपने साथियों को जंजीरों से आज़ाद करा दिया। तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसे ज़रूरी पूछ-कुछ करता हूँ। असलहा साथ वाले कमरे में मौजूद अलमारी में है, इमरान ने उन्हें मुख्तसर हालात बताते हुए कहा तो सब तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
सफदर, जिस कमरे में टीवी चल रहा है वहाँ फ़ोन मौजूद है, उठाकर यहाँ ले आओ। इमरान ने सफदर से कहा तो सफदर ने असबात में सर हिला दिया। इमरान ने आगे बढ़कर इस आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए तो इमरान पीछे हटकर खड़ा हो गया और चंद लम्हों बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही एक झटके से उसका जिस्म तनसा गया। उसने हैरत से इधर उधर देखा और फिर हैरत की शिद्दत से उसका चेहरा तेजी से बिगड़ता चला गया। तुम मगर क्या मतलब? तुम तो बेहोश थे और जकड़े हुए थे। इस आदमी ने रुक रुक कर कहा, अपना नाम बताओ ताकि गुफ्तगू में आसानी रहे। इमरान ने नरम लहजे में कहा, मेरा नाम हूपर है और ये कॉस्टम सेंटर है, ब्लैक फाइटर्स का सेंटर। इस आदमी ने खुद ही नाम के साथ इस जगह के बारे में भी बता दिया। मेरी जेब में एक तहशुदा फाइल थी, वो कहाँ है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, वो फार्मूला तो कर्नल गॉस्टा ले गया है। हूपर ने जवाब दिया तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। कहाँ ले गया है और कब? तफसील से सब कुछ बताओ ताकि तुम्हारी जान बख्शी हो सके। इमरान ने कहा, कर्नल गॉस्टा यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंटों को एक कोठी में बेहोश करके यहाँ लाया जाए और फिर एक वैगन पर तुम लोगों को यहाँ लाया गया। कर्नल गॉस्टा के हुक्म पर तुम्हारी तलाशी ली गई, बाकी तमाम चीज़ें आम थी, अलबत्ता एक तयशुदा फ़ाइल तुम्हारी जेब में मौजूद थी। कर्नल गॉस्टा ने वो फ़ाइल खोल कर देखी तो बेइख्तियार उछल पड़ा। उसने मुझे हुक्म दिया कि तुम सबको जंजीरों में जकड़ दिया जाए और तुम्हारे मेकअप वॉश किए जाएं और तुम्हें इस वक्त तक होश में ना लाया जाए जब तक वो वापस ना आ जाएं। इसके बाद वो फाइल लेकर चले गए। मैंने अपने साथियों की मदद से तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया और तुम्हारे मेकअप वॉश किए, मगर तुम लोग मेकअप में नहीं थे और फिर मैं कर्नल गॉस्टा की वापसी का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे सर पर अचानक ज़रब लगी और मैं बेहोश हो गया। हूपर ने तफसील बताते हुए कहा, कर्नल गॉस्टा कहाँ गया है? इमरान ने पूछा। उन्होंने पहले प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से बताया गया कि प्रेसिडेंट साहब किसी अहम तरीन सरकारी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। तो कर्नल गॉस्टा ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि वो प्रेसिडेंट हाउस आ रहे हैं। इसके बाद वो चले गए। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में फ़ोन सेट था। उसने फ़ोन सेट एक कुर्सी पर रखा और उसका प्लग दीवार में मौजूद पॉइंट से लिंक कर दिया और फिर रिसीवर उठाकर उसने चेक किया और सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। 1 मिनट, इमरान ने कहा तो सफदर रुक गया। इसके मुंह में रुमाल ठोंस दो, इमरान ने फ़ोन की तरफ बढ़ते हुए कहा तो सफदर ने जेब से रुमाल निकाला और आगे बढ़कर उसने हूपर के जबड़े भींचकर उसके खुले हुए मुंह में रुमाल का गोला बनाकर डाल दिया, जबकि इमरान ने इस दौरान नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, प्रेसिडेंट हाउस। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं ब्लैक फाइटर्स के सेंटर से हूपर बोल रहा हूँ। यहाँ ब्लैक फाइटर्स के चीफ जनाब कर्नल गॉस्टा मौजूद होंगे, उनसे बात कराएं। इमरान ने कहा, वो प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग में मसरूफ़ हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसने हूपर पर फायर खोल दिया। रिट की तेज आवाज़ों के साथ ही जंजीरों में जकड़ा हुआ हूपर चंद लम्हों में ही हलाक हो गया। आओ, अब हमें प्रेसिडेंट हाउस जाना होगा। फार्मूला वापस वहाँ पहुँच गया है, अगर देर हो गई तो ना जाने फार्मूला कहाँ भेज दिया जाए। इमरान ने मुड़ते हुए कहा, इमरान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वहाँ कैसे हम रेड कर सकते हैं? वहाँ तो इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, फिर तुम बताओ अब क्या किया जाए? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि कर्नल गॉस्टा लाजिमन वापस आएगा, इसलिए हमें यहीं उसका इंतज़ार करना चाहिए। सफदर ने कहा, कर्नल गॉस्टा को कवर करने का क्या फ़ायदा जबकि फार्मूला वो सदर साहब को देकर आएगा। इमरान ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल मैं प्रेसिडेंट हाउस पर रेड करने का मशवरा नहीं दूंगा। इस तरह हम बुरी तरह फंस जाएंगे। कर्नल गॉस्टा को पकड़कर उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। सफदर ने कहा तो इमरान ने भी इख्तियार एक तवील सांस लेते हुए असबात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। क्या मालूम हुआ इमरान साहब? कैप्टन शकील ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो बरामदे में मौजूद था। फिलहाल तो टाइम फिश जो फार्मूला इस कदर जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया वो वापस पहुंच चुका है। इमरान ने वो बनाते हुए कहा। उसका लहजा बता रहा था कि उसे इस बात पर शदीद धचका लगा है।
हमारी जानें बच गई हैं, ये अल्लाह ताला का करम है। फार्मूले का क्या है, उसे हम दोबारा भी हासिल कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। दरअसल हमारे मेकअप हमारी जानें बचाने में मददगार साबित हुए हैं, वरना शायद कर्नल गोस्टा हमारी लाशें भी प्रेसिडेंट हाउस साथ ले जाता, इमरान ने कहा। और इस दौरान सालेहा और जूलिया भी बरामदे में पहुंच गई। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ के बजाय ब्लैक फाइटर्स के हेडक्वार्टर पर रेड करना चाहिए, सालिया ने कहा। क्यों, इमरान ने चौंक कर पूछा। मेरा ख्याल है कि अगर हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया जाए तो हम प्रेसिडेंट हाउस से आसानी से फार्मूला हासिल कर सकते हैं, सालिया ने कहा। जबकि सफदर का ख्याल है कि कर्नल गोस्टा को यहाँ कवर किया जाए और फिर उसकी मदद से आगे बढ़ा जाए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, फ़ोन की घंटी बज रही है, अचानक सफदर ने कहा तो इमरान तेज़ी से इस कमरे में पहुंच गया जहां फ़ोन मौजूद था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, हुपर बोल रहा हूँ, इमरान ने हुपर की आवाज़ और लहजे में कहा। कर्नल गोस्टा बोल रहा हूँ, तुमने इतनी देर से फ़ोन क्यों अटेंड किया है, कर्नल गोस्टा ने कहा। मैं बेहोश अफराद को चेक करने गया था, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या पोजीशन है उनकी, कर्नल गोस्टा ने पूछा। सर, वो जंजीरों में जकड़े हुए बेहोश पड़े हैं, इमरान ने कहा। तुम उनका खात्मा कर दो, क्योंकि फार्मूला असली है, इसलिए अब ये बात हतमी तौर पर तय है कि मेकअप वॉश ना होने के बावजूद ये असल एजेंट हैं, कर्नल गोस्टा ने कहा। ओके सर, क्या आप नहीं आएंगे, इमरान ने कहा। नहीं, उनकी लाशें हेडक्वार्टर भिजवा देना, वहाँ उन्हें आला हुक्काम के रूबरू पेश किया जाएगा, कर्नल गोस्टा ने कहा। फार्मूले की तस्दीक क्या प्रेसिडेंट हाउस के साइंसदानों ने की है, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो, क्या प्रेसिडेंट हाउस में साइंसदान होते हैं? नॉनसेंस, सदर साहब ने रेड लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्डो को कॉल करके उससे तस्दीक करवाई है और फिर उन्हें फार्मूला दे दिया ताकि उनकी लेबॉर्ट्री में इस पर काम हो सके, कर्नल गोस्टा ने कहा। ओके सर, ठीक है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने पर उसने रिसीवर रखने की बजाय कॉरिडोर दबाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चार्ल्स बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चार्ल्स की आवाज़ सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह, आप फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तुम्हारी कोठी में हमें बेहोश कर दिया गया और इस वक्त हम अपने मेहमानों के एक सेंटर में मौजूद हैं, इमरान ने कहा। आप खुलकर बात करें मिस्टर माइकल, मेरे पास खसूसी फ़ोन है जिसकी कॉल किसी सूरत ट्रेस नहीं हो सकती, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। तो अब आप क्या चाहते हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद चार्ल्स ने कहा। रेड लेबॉर्ट्री का महल्ले वकू जिसका इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्ड है और एक रिहायशी कोठी जिसमें असलहा, मेकअप का सामान और कारें मौजूद हों, इमरान ने कहा। ठीक है, आप गोल्डन स्काई कॉलोनी की कोठी नंबर 20 में पहुंच जाएं, वहां मेरा आदमी थामिश मौजूद है, मैं उसे फ़ोन पर बता देता हूं, चार्ल्स ने कहा। कहीं ये जेम्स तो साबित नहीं होगा, इमरान ने कहा। और नहीं जनाब, ये बेहद काबिल एतमाद आदमी है, ये कोठी मैंने सिर्फ अपने लिए रखी हुई है, आप बेफिक्र होकर वहाँ चले जाएं, मैं इस दौरान रेड लेबॉर्ट्री और डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ, चार्ल्स ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और कॉरिडोर दबाकर उसने राब्ता ख़त्म किया और फिर रिसीवर रखने के पहले खसूसी तौर पर चेक किया कि कहीं इस फ़ोन पर मेमोरी तो नहीं। जब उसे मुकम्मल एतमीनान हो गया तो इस मेमोरी नहीं है तो उसने रिसीवर रखा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कर्नल गोस्टा जब अपने हेडक्वार्टर पहुंचा तो इसका चेहरा मुसरत और कामयाबी से चमक रहा था, क्योंकि सदर साहब ने इसकी और इसके साथियों के दिल खोलकर तारीफ की थी और वादा किया था कि उसे इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। वो ऑफिस में पहुंचा और उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और फिर यकी बात दीकरे कई नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर इंचार्ज की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कॉर्ट्रम सेंटर से लाशें पहुँच गई हैं, कर्नल गोस्टा ने पूछा। लाशें? नो सर, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तो कर्नल गोस्टा भी इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या कॉस्टम सेंटर के इंचार्ज हुपर ने पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें यहाँ नहीं भेजी? कर्नल गोस्टा ने हलक के बल चीखते हुए कहा। नो सर, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। ओह, मैं मालूम करता हूँ, कर्नल गोस्टा ने तेज लहजे में कहा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर कॉरिडोर पर पटक कर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। तो कर्नल गोस्टा का चेहरा लटक गया। ये क्या हो रहा है? कर्नल गोस्टा ने बड़बड़ाते हुए कहा और कॉरिडोर दबाकर उसने टर्न ऑन पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस सर, वॉडी बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होती ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। कर्नल गोस्टा बोल रहा हूँ।
तुम्हारा सेंटर कस्टम सेंटर के करीब है, वहाँ कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, वहाँ फ़ौरन जाओ और ऊपर से कहो कि मुझसे बात करे, कर्नल गोस्टा ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल गोस्टा ने इस तरह रिसीवर को रिडलर पर पटक दिया जैसे सारा कसूर ही को रिडलर का हो। ये क्या हो रहा है? वो एजेंट तो बेहोश और जंजीरों में जकड़े हुए थे, फिर क्या गड़बड़ हो सकती है? कर्नल गोस्टा ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गोस्टा ने कहा। वॉडी बोल रहा हूँ बॉस, कस्टम सेंटर से। यहाँ तो कत्ले आम किया गया है। हूपर और उसके 3 साथियों की लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं। वॉडी ने कहा तो कर्नल गोस्टा पे इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या जंजीरों में जकड़ी हुई लाशें भी मौजूद हैं वहाँ? कर्नल गोस्टा ने हलक के बल चीखते हुए कहा। नहीं जनाब, जंजीरें फर्श पर पड़ी हुई हैं, अलबत्ता हूपर की लाश दीवार के साथ कड़ों में जकड़ी हुई है। वॉडी ने जवाब दिया। वेरी बैड, इसका मतलब है कि वो एजेंट निकल गए, मगर कैसे? कर्नल गोस्टा ने चीखते हुए कहा। बॉस, मैं क्या बता सकता हूँ, दूसरी तरफ से मिनमिनाते हुए लहजे में कहा तो कर्नल गोस्टा ने एक बार फिर रिसीवर कॉरिडोर पर पटक दिया। वेरी बैड, इसका मतलब है कि मामलात फिर बिगड़ गए हैं। वेरी बैड, कर्नल गोस्टा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गोस्टा ने हलक के बल चीखते हुए कहा। इसका मूड चूंकि ये खबर सुनकर खराब हो गया था, इसलिए वो चीख कर बोल रहा था। सर, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट की कॉल है, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा किया। ओह अच्छा, बात कराओ, कर्नल गोस्टा ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए नरम लहजे में कहा। हेलो, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल गोस्टा बोल रहा हूँ। कर्नल गोस्टा ने कहा। सदर साहब से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा किया। हेलो, चंद लम्हों बाद सदर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं कर्नल गोस्टा बोल रहा हूँ सर, कर्नल गोस्टा ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। कर्नल गोस्टा, इन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें आपके हेडक्वार्टर पहुंच गई होगी। आप उन्हें प्रेसिडेंट हाउस भिजवा दें ताकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम यहूदियों को ये खुशखबरी सुना सकूं कि इसराइल के दुश्मन नंबर 1 हलाक हो चुके हैं। सदर ने कहा। मगर वो गायब हैं सर, कर्नल गोस्टा ने भीख मांगने वाले लहजे में कहा। गायब हैं? क्या मतलब? कौन गायब हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं? सदर ने यखलख्त गुस्सेले लहजे में कहा। सर, मैं अभी हेडक्वार्टर पहुंचा हूं। मैं भी यही समझा था कि लाशें यहां पहुंच गई होंगी, लेकिन लाशें ना पहुंचने पर मैंने कस्टम सेंटर फ़ोन किया, लेकिन वहां से फ़ोन अटेंड ना किया गया। तो मैंने अपने एक आदमी को वहां भेजा जिसने इत्तला दी कि कस्टम सेंटर का इंचार्ज और उसके मुसल्लह साथी सब हलाक हो चुके हैं और वो पाकिस्तानी एजेंट जो बेहोश जंजीरों में जकड़े हुए थे पूरी इसरार तौर पर गायब हो चुके हैं। कर्नल गोस्टा ने और ज़्यादा मिनमिनाते हुए लहजे में कहा। इसका मतलब है कि वो लोग फिर निकल गए। वेरी बैड, जब इनसे फॉर्मूला मिल गया था तो आपको उन्हें पहले ही हलाक कर देना चाहिए था। सदर ने अपने मनसब की परवाह किए बगैर चीखते हुए लहजे में कहा। सर, उनके मेकअप वॉश नहीं हुए थे और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये फाइल फार्मूले की है या नहीं। वैसे सर, मैंने पूरी एहतियात की थी कि उन्हें बगैर एंटी गैस के होश आ ही नहीं सकता। इसके बावजूद मैंने उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया था, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ। कर्नल गोस्टा ने कहा। ठीक है, अब आप दोबारा उन्हें तलाश करें, उन्हें हर सूरत में हलाक होना चाहिए। सदर ने गुस्सेले लहजे में कहा। यस सर, वो ब्लैक फाइटर से बचकर नहीं जा सकते, कर्नल गोस्टा ने कहा तो दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई थी। कर्नल गोस्टा का चेहरा बता रहा था जैसे उसके सारे ख्वाब बिखर कर रह गए। जाहिर है अब उसे इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड उस वक्त तक नहीं मिल सकता था जब तक वो इन पाकिस्तानी एजेंटों को दोबारा ट्रेस करके हलाक न करते। अब वो बैठा सोच रहा था कि उन्हें कैसे दोबारा ट्रेस किया जाए कि अचानक एक ख्याल के तहत वो चौंक पड़ा। उसने रिसीवर उठाया और फ़ोन के नीचे मौजूद मखसूस बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टॉकर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल गोस्टा बोल रहा हूँ। कर्नल गोस्टा ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। कस्टम सेंटर से पाकिस्तानी एजेंट फरार हो गए हैं और हमने उन्हें हर सूरत में ट्रेस करके ख़त्म करना है। इसलिए मेरा ख्याल है
کہ تم 0x کی مخصوص ٹیکنیک استعمال کرو، شاید کام بن جائے، اسٹاگر نے کہا۔ Like, comment, share, press the bell icon